हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू किया जाए आगे की स्टोरी को। 94 तंश रॉय को भुलाया जा सकता है। जैसे ही तंश ने निराली के हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसके सोल्जर रिफ्लेक्सेस ने तुरंत काम किया। किसी अनजान की प्रेजेंस महसूस करते ही निराली झट से साइड हो गई। उसने बिना पीछे देखे ही अपने आप को तुरंत तंश से दूर कर लिया। जब वह पलटकर देखी तो सामने तंश खड़ा था। उसके चेहरे पर वही घमंड और अहंकार था जिसे वह अच्छे से पहचानती थी। उसकी इस हरकत को देखकर वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। आखिरकार तंश की बदनाम रेपुटेशन के बारे में वहां कौन नहीं जानता था। कैफेटेरिया में माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया था। हर कोई जानता था कि तंश रॉय के खेल किस हद तक गंदे हो सकते हैं, लेकिन इस बार उसने गलत लड़की को निशाना बनाने की सोची थी। निर्वाण की आंखों में तो जैसे अंगारे भड़क रहे थे। तंश की हिम्मत कैसे हुई उसकी निराली को हाथ लगाने की सोचने की। अगर उसका बस चलता तो वह तंश को अपनी नजरों से ही भस्म कर देता। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं, लेकिन वह चुप था क्योंकि उसे यकीन था कि निराली खुद इस सिचुएशन को संभाल लेगी। बाकी कैफेटेरिया के लोग इस बात से हैरान थे कि बिना पीछे देखे निराली कितनी फुर्ती से मूव कर गई थी। थोड़ी देर बाद जब सभी इस सीन को देखकर अपने सेंस में वापस आए तो पास ही बैठे कुछ स्टूडेंट्स की धीमी आवाज में बातें होने लगीं। एक लड़के ने थोड़ा जोर से कहा, यार, ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि तंश रॉय के हाथ में नहीं आएगी। इसने तो गलती से भी उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसकी बात पर दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई, ये कोई आम लड़की नहीं है। भार्गव खानदान की राजकुमारी को ऐसे ही कोई छू ले, ये मुमकिन नहीं। उनकी बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे तंश का मजाक उड़ाने लगे। तंश का चेहरा तमतमा उठा था। उसने अपने खाली हाथ को देखा जो हवा में रह गया था, और फिर उसे धीरे धीरे नीचे कर लिया। आसपास के लोगों की बातें उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थीं, और उनका मजाक उस पर चोट कर रहा था। गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए, मगर वह अपने गुस्से के आवेग में ये सब महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं, और उसकी भौहें चढ़ी हुई थीं। तभी उसने अपने दांत पीसते हुए कड़वाहट से कहा, ये क्या था? मेरे छूने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? निराली, जो अब तक निर्वाण के पास बैठी थी, अपनी कुर्सी को निर्वाण के और करीब खिसकाते हुए शांत स्वर में बोली, आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? उसकी इस बात ने कैफेटेरिया में बैठे कई लोगों को शॉक में डाल दिया। नील, जो अपने हाथ में चम्मच लिए पेस्ट्री खाने ही वाला था, निराली की बात सुनते ही चौंक गया। उसे इतनी जोर की खांसी आई कि चम्मच उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वहीं निराली की टीम के अलावा बाकी लोग उसे शॉक में देख रहे थे। निराली की टीम अच्छी तरह जानती थी कि वह ऐसे लोगों को याद नहीं रखती जिन्हें वह पसंद नहीं करती। उसके लिए समय बेहद कीमती था और उसे बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसके चेहरे पर कोई झूठी अभिव्यक्ति नहीं थी, नाटक तो बिल्कुल नहीं। जो वह कह रही थी उसमें पूरी सच्चाई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि वो नाटक कर रही थी, और असल में ऐसा था भी। भले ही वो तंश रॉय इस नाम और कैरेक्टर से अच्छे से परिचित थी, मगर उसके लुक्स वो भूल गई थी। भले ही तंश बहुत हैंडसम दिखता था, लेकिन निराली का ब्रेन वो जो चीजें चाहती है उस पर फोकस करने रिवाय यानी कि ट्रेन किया हुआ था, इसलिए कभी वो अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं हुई। जैसे कि लास्ट मिशन में अगर वो चाहती तो वहां से जिंदा निकल सकती थी, और पर वो मिशन अधूरा रह जाता, मगर उसने बिना एक पल भी सोचे जिंदगी की जगह अपने ध्येय को चुना, और उसे चुनना बिल्कुल मौत को चुनकर गले लगाना था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए अपने ध्येय को चुना, भले ही उसको पाने की कीमत उसकी जिंदगी हो। इसलिए निराली की डिक्शनरी में तंश रॉय की कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो ये भूल गई थी कि वो कैसा दिखता है। यहां तक वो ये भूल गई थी सारिका कैसी दिखती है, मगर उसे अपने दुश्मनों के नाम अच्छे से याद थे, वो उन्हें नहीं भूलती थी। असल में निराली तंश रॉय के नाम और उसकी कुख्याति से परिचित थी, लेकिन उसके लुक्स उसे याद नहीं थे। तंश चाहे जितना भी हैंडसम क्यों न हो, निराली के लिए वह सिर्फ एक नाम भर था। उसका दिमाग हमेशा उसे उन्हीं चीजों पर फोकस करने के लिए रिवाया किया गया था जिनकी उसे जरूरत होती थी। बाकी सब उसके लिए बेमानी था। यही वजह थी कि चाहे तंश कितना भी आकर्षक हो, उसके चेहरे की याददाश्त निराली के लिए महत्वहीन थी। कैफेटेरिया में बैठी एक लड़की ने अपनी सहेली से धीरे से कहा, यार, ये लड़की सच में तंश रॉय को भूल गई। इतने मशहूर बंदे को कोई कैसे भूल सकता है? उसकी सहेली ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये वही लड़की है जो कभी भी किसी चीज को इतना ध्यान नहीं देती जब तक कि उसे जरूरी न लगे। तंश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।
उनकी बातें तंश के कानों में भी पड़ रही थीं, और अब उसका गुस्सा और भी भड़क चुका था। उसकी मुट्ठियां और कस गईं। तंश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसे भूल गई थी, उससे, तंश रॉय को। उसके अहंकार को गहरा धक्का लगा था। तभी कैफेटेरिया के एक कोने से वेटर ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा, "ये तो बड़ा मजेदार हो गया। लगता है इस बार तंश को अपने ही खेल में मात मिल गई।" तंश के चेहरे पर गुस्से की परछाइयां और गहरी हो गई थीं। वह खुद से मन ही मन बुदबुदाया, "ये लड़की, ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में ये मुझे भूल गई?" तंश रॉय को भुलाया जा सकता है? उसके लिए यह एक अपमानजनक स्थिति बन चुकी थी। इस बीच कैफेटेरिया में कुछ स्टूडेंट्स ने चुपके से अपनी मोबाइल से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। ये घटना अब कॉलेज पोर्टल पर जाने वाली थी, और कोई शक नहीं था कि तंश और निराली की यह भिड़ंत अब वायरल होने वाली थी। 1. क्या तंश का ये अपमान लाएगा निराली की जिंदगी में तूफान? 2. क्या निराली और तंश की लड़ाई लाएगी कोई नया आंधी या कोई तूफान? 95 मंगेतर। जैसे ही निराली ने तंश को पहचानने से इनकार कर दिया, तंश का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी प्रतिष्ठा, उसका अहंकार, सब कुछ इस समय दांव पर था। लेकिन उसने खुद को किसी तरह काबू में रखते हुए गहरी सांसें लीं। वह जानता था कि इस मौके पर वह अपना आपा खो नहीं सकता था। उसने निराली से एक बार फिर सवाल किया, "क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती?" निराली ने एक पल के लिए भी बिना उसकी तरफ देखे अपने सामने रखी पास्ता की प्लेट से एक बाइट उठाते हुए कहा, "नहीं।" ये सुनते ही तंश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। निराली ने उसे न केवल नजरअंदाज किया था, बल्कि उसने इस तरह उसकी पहचान को भी सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई यह कहने की कि वे कभी मिले थे। इस बात ने तंश को और भी गुस्से में ला दिया, क्योंकि निराली ने उसके चेहरे पर ही उसे अपमानित कर दिया था। वहीं निराली के जवाब से उसकी टेबल पर बैठे सभी लोग खुश हो गए। निर्वाण के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह प्यार भरी नजरों से निराली को देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड सबसे अलग थी। अगर वह न चाहती तो कोई भी उसके करीब आने की सोच भी नहीं सकता था। उसके साथ रहना किसी सम्मान से कम नहीं था, और यह बात निर्वाण को गर्वित कर रही थी। कैफेटेरिया में बैठे बाकी सभी लोग भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे हंसी का माहौल बनने लगा। तभी एक लड़का अपने पास बैठे दूसरे लड़के से धीरे से बोला, "यार, मिस भार्गव कितनी क्लासी है। उसका एटीट्यूड तो जानलेवा है। उसने तो बिना कुछ कहे ही सेंट पियरे कॉलेज के सबसे हैंडसम हंट को क्लीन बोल्ड कर दिया।" दूसरे लड़के ने थोड़ा उत्साह से कहा, "बिल्कुल यार, आज से वो मेरी आइडल है। ऐसी लड़की को कोई कैसे हरा सकता है?" उन दोनों की बात सुनकर आसपास के बाकी स्टूडेंट्स भी चुपके से हंसने लगे। तंश का मजाक उड़ना शुरू हो चुका था। उसकी पोजीशन, उसका ईगो, सब चकनाचूर होता जा रहा था। लेकिन तंश अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसने थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, "ओह, तो तुम अपने मंगेतर को नहीं जानती?" उसके इस सवाल ने पूरे कैफेटेरिया में जैसे सन्नाटा फैला दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मंगेतर, ये कौन सा बम था जो तंश ने अचानक फेंक दिया था? निराली की टेबल पर बैठे सभी लोग भी एकदम कंफ्यूज हो गए। अयान, नील और निर्वाण एक दूसरे को देखने लगे। आखिर तंश किस मंगनी की बात कर रहा था? निराली ने एक पल के लिए भी तंश की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने मॉकटेल का गिलास उठाया, उसमें से एक घूंट लिया और ठंडे लहजे में कहा, "सॉरी, रॉन्ग नंबर।" ये सुनते ही पूरे कैफेटेरिया में लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। और फिर थोड़ी ही देर में हर किसी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। हंसी का एक जोरदार दौर चल पड़ा। यह दृश्य तंश के लिए अपमानजनक था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। अयान, जो निराली के बगल में बैठा था, मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और मजाकिया लहजे में बोला, "ओह माय प्रिंसेस, तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी फनी और सेवेज हो?" निराली उसकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुराए। फिर उसने अपनी प्लेट से पास्ता का एक बाइट लिया और अयान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, "पर भाई, मैंने न तो कोई जोक मारा और न ही कोई सेवेज रिप्लाई दिया। मैंने तो बस सच बोला है।" अयान ने हंसते हुए वह बाइट खा लिया और गर्व से बोला, "हाँ, बिल्कुल। मेरी डियर सिस्टर हमेशा सही होती है। इसमें कोई शक नहीं।" निराली ने सिर हिलाया, मानो वह कह रही हो कि यह एक सामान्य बात है। वहीं तंश अभी भी शौक की हालत में खड़ा था। उसके सामने जो कुछ हुआ था, वह उसकी कल्पना से परे था। तंश रॉय के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसका अहंकार, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ एक झटके में टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन तंश हार मानने वाला नहीं था। उसने निराली से फिर सवाल किया, "क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूं। निराली ने एक बार फिर बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में कौन क्या है। फिर अचानक निराली ने अपना सिर घुमाया और निर्वाण की तरफ देखते हुए कहा, आई एम अ वन मैन वुमन नॉट अनलाइक यू। उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। उसके शब्दों ने न केवल तंश को, बल्कि वहां मौजूद सभी को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। निर्वाण के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि निराली ने यह बात सामान्य तरीके से कही थी, लेकिन उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि निराली कह रही थी कि वह उसका मैन है, और वह केवल उसकी ही वुमन। निराली ने फिर से अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया और एक और बाइट लेते हुए कहा, एंड यू आर नॉट दैट मैन विच बिलोंग्स टू मी। आई होप यू गेट इट। उसकी बात सुनकर तंश के चेहरे का रंग उड़ गया। आज पहली बार उसे सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि शायद निराली को उनके और उनके घर वालों के बीच तय हुई मंगनी की बात नहीं पता। अगर उसे पता चल जाए तो वह शायद मान जाएगी। वहीं निर्वाण के कान में निराली के कुछ शब्द गूंज रहे थे, दैट मैन विच बिलोंग्स टू मी। क्या वो शख्स नहीं था जो कि निराली की बिलोंगिंग्स था? वहीं निराली की नज़र भी निर्वाण के एक्सप्रेशन पर चली जाती है और वो उसकी मन की बात सुन लेती है। सबकी निराली पर ही थी। वो निर्वाण की तरफ थोड़ी झुकती है और दूसरे साइड रखी वाटर बॉटल को उठाने को झुकती है। तभी वो धीरे से निर्वाण के कान के पास जाकर कहती, हाँ, यू आर माई बिलोंगिंग। उसकी बात सुन निर्वाण की आंखें किसी उल्लू की तरह बाहर आने को होती है। वो मन में सोचता है कि इस लड़की के सामने तो मन में भी कुछ नहीं सोच सकते। वहीं निराली पानी बोतल लेकर फिर से नीचे बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। वहीं निर्वाण को अभी भी अपने ऊपर निराली की इंटेंस नजरें महसूस हो रही थी। उनकी टेबल कोने में थी और निराली बाकी कैफेटेरिया की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसलिए उसकी नज़रों को बाकी लोगों को नज़र में आना मुमकिन नहीं था। वहीं उनकी टेबल पर बैठे सबका ध्यान तंश पर था, इसलिए उन्होंने भी इस सीन को मिस कर दिया। कैफेटेरिया में बैठे सभी लोग अब तंश की हालत देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने चुपके से अपनी मोबाइल्स में ये सीन रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब कुछ अब जल्द ही कॉलेज पोर्टल पर वायरल होने वाला था। तंश की झूठी मंगनी की बात से लेकर निराली के खतरनाक जवाब तक हर एक बात सोशल मीडिया पर हिट होने वाली थी। 1. क्या अब वक्त आ गया मंगेतर का राज सामने आने का? 2. क्या निराली और निर्वाण करेंगे अपना रिलेशन पब्लिक? 96 नहीं, हवा मुझसे पूछकर नहीं बहती। तंश अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था, लेकिन निराली की ओर से उसे किसी भी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे थे, लेकिन उसे अभी उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से निराली कुछ प्रभावित हो। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा लेकिन मजबूत बनाते हुए कहा, मेरी फैमिली तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे परिवार से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए, और उस दिन हमारा रिश्ता भी पक्का हो गया था। ये सुनते ही कैफेटेरिया में जैसे एक और गॉसिप बम फटा। अयान, अहीर और आहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो वे सुन रहे थे वह सच हो सकता है। वहीं नील और निर्वाण के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। तंश की ये हरकतें अब हद पार कर रही थीं। कैफेटेरिया में बैठी बाकी भीड़ अब और भी ज्यादा चौकस हो गई। सबकी नजरें अब केवल निराली और तंश पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि इस गॉसिप के अगले अध्याय में क्या होगा। लेकिन जैसे ही निर्वाण ने निराली की ओर देखा, उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। तंश की इस बात के बावजूद निराली के चेहरे के भाव एकदम स्थिर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पूरे मसले में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती हो। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में किसी तरह की चिंता या हैरानी नहीं थी। निर्वाण के मन में विचार उठा, उफ, ये लड़की, ये हर पल ऐसे क्यों दिखती जैसे सब कुछ इसके इशारों पर चल रहा हो। जैसे हवा भी इसे पूछकर चलती हो कि उसे अब किस दिशा में बहना है, और कोई भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं सकता। तभी अचानक से उसे अपने बगल से एक धीमी, शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी। ये निराली की आवाज थी। उसने निर्वाण की ओर बिना देखे ही कहा, नहीं, हवा मुझसे पूछकर नहीं बहती, लेकिन अगर वह मेरे खिलाफ बहने की गुस्ताखी करे, मुझसे बगावत करने की कोशिश करे, तो मैं उसे अपना रुख बदलने पर मजबूर करने की हिम्मत रखती हूँ। निर्वाण की धड़कन तेज हो गई। वह इस लड़की की ताकत और आत्मविश्वास से हमेशा प्रभावित होता था, लेकिन आज कुछ अलग था। निराली की यह बात सुनकर उसे लगा कि वह किसी और ही स्तर पर है। एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी की परवाह नहीं थी, न ही तंश की, न उसके अहंकार की और न उसके परिवार की। तभी निर्वाण ने धीमे से कहा, जी मैम, ये तो समझ गया कि आप मेरे मन की बातें कैसे जान लेती हैं, मगर अब तो मन में कुछ सोचने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ेगा।
निराली ने निर्वाण की ओर बिना देखे जवाब दिया, हमें नहीं लगता कि आपका किरदार किसी पर्दे में छिपा हुआ है, या आपकी सोच का कोई बड़ा राज है जो सामने आ जाएगा, क्योंकि हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। निर्वाण इस जवाब से और भी उलझन में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, निराली उसे उससे ज्यादा कैसे जान सकती है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह सिर्फ हवा में तीर चला रही थी। उसकी बातें इतनी सटीक और मजबूत थीं कि निर्वाण को खुद पर सवाल उठाना पड़ा। इस बीच तंश, जो उनके बीच की बातचीत में पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था, अब और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए बगल की टेबल पर बैठे एक लड़के को उठाया और उसकी चेयर को जबरन अयान और निराली के बीच में रख दिया। निराली की तरफ से पहले ही थोड़ी जगह थी और तंश ने बिना किसी संकोच के खुद को वहां घुसा दिया। उसकी इस हरकत से जहां कैंटीन के बाकी लोग हैरान हो गए, वहीं टेबल पर बैठे लोग गुस्से से भर गए। तंश ने जब देखा कि उसकी इस हरकत का भी कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने एक कदम और बढ़ाया। उसने निराली की पास्ता की प्लेट को साइड किया और सीधा सवाल दागा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि हमारे परिवारों ने हमारी शादी तय कर दी है। पर तंश के आगे कुछ कहने से पहले ही एक ऐसा पल आया जब कुछ अप्रत्याशित हुआ। तंश को एक जोर का धक्का लगा और वह खुद को फर्श पर चेयर से नीचे गिरा हुआ पाया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। दरअसल जब तंश ने निराली की प्लेट को छुआ तो निराली का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में अचानक एक ठंडक और घृणा की लहर सी उभरी। उसने बिना एक पल गनवाए चेयर को किक मारी और तंश जमीन पर गिर पड़ा। ये सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही तंश फर्श पर गिरा, निराली की किक से टूटी चेयर के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े थे। लेकिन निराली वापस अपनी सामान्य मुद्रा में खड़ी हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। निराली की टीम को छोड़कर कैफेटेरिया में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उनके चेहरे पर सवाल थे, क्या सचमुच ये सब अभी अभी हुआ? क्या ये वही निराली थी जो कुछ पल पहले पूरी शांति से अपना पास्ता खा रही थी? तभी कार्वी की आवाज पूरे समूह के कानों में गूंजती है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी में कूदना। मुझे लगता है कि इसे मरने का बहुत शौक चढ़ा है आज, और आज ये शौक परमानेंटली उतर जाएगा। सिद्धार्थ, जो हमेशा कार्वी की बातों पर ध्यान देता था, उसकी बात पर सिर हिलाते हुए बोला, लगता तो यही है। कैंटीन में सभी की नजरें अब निराली पर थीं। उससे एक अजीब सा डरावना ऑरा निकल रहा था, जो माहौल को और भी गंभीर बना रहा था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे अचानक हवा में ठंडक फैल गई हो। निराली का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, उसकी हरी आंखों में लाल नसें उभर आई थीं, जैसे भीतर कोई ज्वाला जल रही हो। वह बिना किसी शब्द के नीचे गिरे तंश को घूर रही थी। उसकी निगाहों में क्रोध का अंश साफ झलक रहा था। तभी उसने कड़क आवाज में कहा, मिस्टर, और फिर एक पल के लिए रुकी। उसकी नजरें सिद्धार्थ की ओर मुड़ी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसके इशारे को समझा और जवाब दिया, तंश रॉय, इन भार्गव बैंक्वेट, 19 दिसंबर। तभी सारे लोग, जो अभी तक इस सब को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक इस संदर्भ को समझने लगे। सिद्धार्थ निराली का असिस्टेंट था और भार्गव बैंक्वेट वह जगह थी जहां तंश और निराली पहली और आखिरी बार मिले थे। 19 दिसंबर वो तारीख थी जिस दिन वो पार्टी होस्ट की गई थी। इस जानकारी के साथ तंश का चेहरा अब लाल से काला पड़ने लगा। उसे अब एहसास हो गया था कि निराली ने उसे सच में नहीं पहचाना था और उसकी यादों में उसका कोई खास महत्व नहीं था। तो उसके घरवालों ने किससे उसका रिश्ता तय कर दिया था, भले ही उसे उसकी मर्जी ना पूछी गई हो, पर रिश्ता तय होने पर भी बताया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1. क्या को आज तंश को पता चल जाएगा कौन है उसकी असली मंगेतर? 2. क्या होगा जब सारिका को पता चलेगा कि ये रिश्ता तंश का रिश्ता उसके लिए नहीं बल्कि निराली के लिए आया था? 97 खतरनाक और बेदर्द टीम। सिद्धार्थ जब तंश को उसके असली परिचय से अवगत कराता है, तो निराली बिना कोई देर किए उसकी तरफ तीखी नजर डालती है और पूरी शांति से बोलती है, श्रीमान रॉय, हमें लगता है कि आप एक प्रतिष्ठित घराने के व्यक्ति हैं और हमें नहीं पता कि आपको किस प्रकार की गलतफहमी है। अगर आपको कोई मानसिक दिक्कत है तो हमें खेद है, लेकिन हम आपको एक बात साफ कर सकते हैं, हम निराली भार्गव खानदान की इकलौती राजकुमारी हैं। हमारे परिवार में किसी के मर्जी के बिना किसी का रिश्ता तय कर दिया जाए, ये कोई मजाक नहीं है। निराली की बातों में वो ताकत थी जो किसी के भी मन में डर पैदा कर दे। उसके शब्द न केवल सीधा तंश को चुभ रहे थे, बल्कि पूरे माहौल को और ठंडा कर रहे थे। तंश, जो अभी तक निराली के सामने खुद को श्रेष्ठ समझ रहा था, उसे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह निराली को हल्के में ले रहा था।
निराली ने आगे कहा, और एक पल के लिए मान भी ले कि हमारा रिश्ता तय हुआ है, तो क्या मजाक है कि हमें ही नहीं पता। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं श्रीमान। मेरी सलाह मानिए, घर जाए और अपने परिवार वालों से पूछिए कि आपका रिश्ता किससे तय हुआ है। मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमें बातें दोहराने की आदत नहीं है। इतनी कठोर बातों के बाद भी निराली के चेहरे पर कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं था। उसके चेहरे का शांति भरा ठंडापन हर किसी को उसके प्रति और भी अधिक जागरूक कर रहा था। सिद्धार्थ, जो पहले से ही इस बात की गंभीरता को समझ चुका था, वह बिना किसी देरी के आगे बढ़ता है। उसने एक हाथ वेव किया और पास के वेटर को बुलाया। एक्सक्यूज मी, सिद्धार्थ की आवाज ने पूरे माहौल को और गंभीर कर दिया। वेटर तुरंत उसके पास आया और अब सभी की नजरें सिद्धार्थ पर टिक गई थीं, यहां तक कि तंश भी उसकी तरफ देखने लगा। पर निराली तंश के मन की बात सुन सकती थी। वो एक स्मिर्क के साथ ये कहती हुए अपने टेबल की तरफ पलटती है, तुम मुझे अभी भी हल्के में ले रहे हो, तुम्हारी सोच भी मुझ तक पहुंचे इतनी दूर जाने के काबिल नहीं है। उसकी बात सुन तंश हक्का बक्का रह जाती है। उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा? नहीं, शायद उसने सोचा होगा कि मुझे ऐसा लगता होगा। निराली अब भी उसकी मन की बातें सुन सकती थी, मगर उसने कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। वेटर के पास आते ही सिद्धार्थ ने पास्ता की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये पास्ता यहाँ से ले जा सकते हो? ये अब वो नहीं खाने वाली, और ये बस यूं ही जगह घेर रहा है। सिद्धार्थ की इस बात पर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया था। कोई भी जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है वो ये समझ सकता था कि उस प्लेट को तंश ने छुआ, इसलिए अब वो उसे हाथ नहीं लगाएगी। और इसलिए सिद्धार्थ को इतने बेबाकी कहते हुए सुन उन्हें भी एहसास हो गया था कि निराली और उसकी टीम जितनी शांत, सभ्य और खूबसूरत दिखती थी, उतनी ही खतरनाक और बेदर्द भी थी। वहीं तंश की बेशर्मी और बेइज्जती की हद अब चरम पर थी। वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सब उसके अहंकार पर भारी पड़ रहा था। तभी केवल, जो अब तक थोड़ी दूरी से सब कुछ देख रहा था, तेजी से तंश की तरफ बढ़ा और उसे उठने में मदद की। केवल ने तंश को उठाते हुए गुस्से में दांत भींचे और सिद्धार्थ की ओर घूरते हुए बोला, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसने अपने पास रखी मटका कुल्फी उठाए और निर्वाण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। निर्वाण ने कुल्फी लेते हुए थोड़ी उलझन में सिद्धार्थ की ओर देखा, मानो पूछना चाहता हो कि ये किस लिए है। वहीं करण अचानक हंसने लगा। उसे यूं हंसते देख केवल ने सवाल किया, अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने कोई मजाक किया क्या? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, ये किसी मजाक से कम नहीं था। अभी तक तुमने हमारी हदें देखी ही कहाँ है। जिस दिन देखोगे उस दिन या तो खुद को किसी से छुपा लोगे या फिर हमें कभी नहीं देखोगे। करण की आवाज में इतनी ठंडक और धमकी थी कि तंश और केवल के चेहरे सफेद पड़ने लगे। केवल और तंश के चेहरों पर हल्की पसीने की बूंदें झलकने लगीं। तंश को अब ये बात पूरी तरह समझ में आ गई थी कि वह गलत लोगों से भिड़ गया था। इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को नाराज करना उसकी फैमिली और बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होने वाला था। जहां सूर्यवंशी ब्रदर्स अयान, अहीर और आहान भी करण की इस टोन से थोड़ा चौंक गए, वहीं उन्हें ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि करण की यह साइड इतनी खतरनाक हो सकती है। वे इसे अपने दोस्त की सामान्य छवि से बिल्कुल उलट मान रहे थे। निराली की टीम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे सभी पहले की तरह शांत और संयमित बैठे रहे। सिद्धार्थ ने निर्वाण को कुल्फी पकड़ाते हुए कहा, निराली का मूड ठंडा करने के लिए। अब निर्वाण को समझ में आ गया कि ये कुल्फी क्यों दी गई थी। यह एक छोटा सा इशारा था कि निराली के गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा चाहिए। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, सच में निराली के दोस्त कितने अच्छे और समझदार थे। वो उसे बेहद अच्छे से जानते, उसे क्या कब चाहिए ये उसे बताने की भी जरूरत नहीं होती। शायद यही फर्क है दोस्त और पैसों के लिए काम करने वाले सेक्रेटरी में। मगर उससे भी अच्छा था कि वो निराली के लिए पॉजिटिव होकर उसे मुझसे दूर नहीं कर रहे, बल्कि निराली के फैसले का सम्मान करते हुए उन दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए बिना कहे मदद कर रहे थे। अंडस्को निर्वाण के मन में निराली और उसके दोस्तों को देखकर हल्की सी मुस्कान छा गई। वह मन ही मन खुद से कहता, मेरी बेबी की चॉइस तो कमाल की है। उसने धीरे से निराली का हाथ थामा और उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कुल्फी खिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। निराली, जो थोड़ी देर पहले तंश की हरकतों पर गुस्से से उबल रही थी, निर्वाण की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई और वो खुद को शांत करते हुए एक पल के लिए ठिठक गई। निर्वाण के हाथों में कुल्फी को देखते हुए वह थोड़ी मुस्कुराई और फिर उसकी ओर झुककर एक चम्मच कुल्फी खा ली। तभी तंश, जो अब तक हालात को संभालने की कोशिश कर रहा था, अपनी कंफ्यूजन और हार से निराश होकर वहां से चुपचाप निकल गया।
उसकी अजीब हरकतों और बेइज्जती के बाद वह और वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कैंटीन में मौजूद बाकी लोग भी कंफ्यूज थे। वे सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्लाइमैक्स क्या होगा, लेकिन तंश को इस तरह बीच में जाते देख उन्हें थोड़ी निराशा हुई। टेबल पर बैठे अयान, अहीर, आहान और नील भी पूरी तरह से भ्रमित थे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में नील था। वह बार बार निराली और निर्वाण की ओर देख रहा था, जो ऐसे पेश आ रहे थे मानो कुछ हुआ ही न हो। नील खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अयान से सवालों की बौछार कर दी। अयान भाई, क्या ये सच है कि रॉय फैमिली सच में भार्गव मेंशन आई थी निराली का रिश्ता लेकर? और क्या घरवालों ने बिना निराली से पूछे रिश्ता तय कर दिया? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी ये जानते हुए कि तंश कैसा लड़का है? मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप कुछ करते क्यों नहीं? और आप अब तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नील के नॉनस्टॉप सवाल सुनकर सब हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। अहीर, जो अब तक आराम से खा रहा था, उसने भी रुककर नील की तरफ देखा। वहीं निर्वाण ने सिर हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, ये तो इसका रोज का है, इसे आदत हो गई है। निराली की टीम धीमे धीमे हंसने लगी और निराली के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई थी। अयान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मुझे बोलने दोगे तभी तो जवाब दूंगा, और बीच में रोकना मत। नील ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर अयान ने कहा, रॉय फैमिली घर आई थी तंश का रिश्ता लेकर, लेकिन ये रिश्ता किसके लिए था? ये पूछने पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि रिश्ता सारिका के लिए है। और हाँ, सारिका ने हामी भर दी थी, इसलिए दादाजी ने मना नहीं किया। तो सारिका का रिश्ता तंश से तय हुआ था, लेकिन आज तंश की बातें सुनकर लगता है कि उसे यह भ्रम हो गया है कि उसका रिश्ता निराली से तय हुआ है। अयान की इस बात से सबको स्थिति समझ में आ गई। कंफ्यूजन का कारण साफ था। तंश को या तो कुछ गलतफहमी थी, लेकिन इस पूरे वाकये में किसी ने गौर नहीं किया कि एक लड़की जो स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर भीड़ में छिपी हुई थी, सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से उसकी पहचान छिपी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी नफरत, जलन और डर छुपाए नहीं छुप रहे थे। वह धीरे से बुदबुदाई, यानी तंश का रिश्ता मेरे लिए नहीं, बल्कि निराली के लिए आया था। उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि सारिका थी। जब से तंश कॉलेज आया था, सारिका उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी, खासकर ऑनलाइन अपडेट्स के जरिए। तंश की एंट्री, उसका एक अनजान लड़की के साथ फ्लर्ट करना और फिर निराली के पास जाना, ये सब देखकर सारिका के दिल में जलन और जलन की लपटें उठ रही थीं। उसे तंश का किसी और के साथ होना कभी भी पसंद नहीं आया था, मगर जब उसने देखा कि वो लड़की किसी आम परिवार की है और उसका तंश से कोई मैच नहीं है, तो उसने खुद को ये तसल्ली देकर कि वो साथ नहीं हो सकते, खुद को कुछ गलत करने से रोका। लेकिन जब उसने देखा कि अब तंश निराली की तरफ बढ़ रहा है, जो न केवल सुंदर थी बल्कि भार्गव खानदान की इकलौती राजकुमारी भी थी, तब उसे सचमुच खतरा महसूस हुआ। यही वजह थी कि वह बिना सोचे समझे जल्दी से कैंटीन पहुंच गई थी, वरना वो ऐसा नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपनी भार्गव खानदान जुड़ी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती थी, क्योंकि भार्गव खानदान के नियमों अनुसार अगर बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के अगर कोई इंसान जिसे भार्गव परिवार की पहचान ना मिली हो खुद को गोपनीय रखने में असमर्थ रहा, तो उसे कभी भार्गव परिवार के तौर पहचान नहीं मिलेगी। और ये सारे नियम बरसों चले आ रहे थे, जिनमें बदलाव की कोई जगह नहीं थी। जब से नियम बनाए गए हैं तब से लेकर आज तक कभी बदले नहीं थे। उसने सोचा उसे जल्द से जल्द कुछ अच्छा काम ढूंढना होगा, वरना इसी तरह गुमनाम रहना पड़ेगा। निराली, तुम मुझसे पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी हो, मैं तुम्हें तंश मेरा प्यार नहीं छीनने दूंगी, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही होगा। फिर इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगी। मैं उसे पाकर नहीं खो सकती, बिल्कुल भी नहीं खो सकती। वही जहां उसे लग रहा था कि वो सबसे अच्छे से छिप गई, मगर कोई टेक्नोलॉजी से नहीं जीत सकता, और निराली की तीसरी आंख टेक्नोलॉजी थी। लायोना ने सारिका की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली थी और उसके यहाँ से आने से लेकर जाने तक उसकी हरकतों पर नजर रखी और उसका डेटा भी सेव कर लिया। ये सब करने के लिए उसमें कोडिंग की गई थी, क्योंकि निराली का मानना था कि हर तरह के दुश्मन से खतरनाक अपनों के बीच पलने वाले जहरीले कीड़े होते हैं, जो मौका मिलते ही डस लेते हैं। अब सवाल उठते हैं, 1. क्या तंश सच में निराली से रिश्ता तय होने के बारे में भ्रमित था, या उसने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी? 2. क्या सारिका अपनी जलन और नफरत की वजह से आगे कुछ ऐसा करेगी जिससे तंश और निराली के बीच दरार आएगी? 3. क्या निराली के दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे जब ये सारी सच्चाई सामने आएगी? 4. तंश के जाने के बाद क्या वह अपनी गलती समझेगा या अपनी हार का बदला लेने की योजना बनाएगा? निराली पहुंची निर्वाण के ऑफिस। कैफेटेरिया में ड्रामा खत्म होते ही बैचलर्स के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी मास्टर्स के स्टूडेंट्स जैसे अयान, निर्वाण और निराली की टीम आधे दिन की प्रेजेंस लगाकर अपने अपने काम के लिए निकल गए।
लेकिन आज निराली की टीम ने थोड़ा बदलाव किया। आमतौर पर करण और कार्वी एक साथ जाते थे, जबकि सिद्धार्थ, विशाखा और निराली साथ जाते थे। मगर आज ये सभी चारों साथ गए, क्योंकि ये उनके डियर बॉस यानी निराली का आदेश था। अयान अपनी गाड़ी से निकल चुका था, अब केवल निराली और निर्वाण बचे थे। निर्वाण ने सोचा कि शायद वो दोनों अलग अलग जाएंगे, लेकिन उसके दिल में निराली को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे फुर्सत के कुछ लम्हे चुराने का ख्याल आ रहा था, जिसमें वह अपनी धड़कनों की ताल निराली के साथ मिलाना चाहता था। वो अभी यही सोच ही रहा था कि तभी अचानक निराली की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तो क्या दिए आपको कुछ फुर्सत के लम्हे? निर्वाण चौंकते हुए बोला, मतलब? निराली ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोली, मतलब हम साथ चल रहे हैं। इतना कहकर उसने निर्वाण की कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। निर्वाण थोड़ी देर के लिए वहीं सरप्राइज में खड़ा रह गया। फिर एक खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ी और वह तुरंत जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने हल्के से मुस्कान के साथ निराली की ओर देखा और पूछा, हमारे ऑफिस चले? आपने अभी तक हमारा ऑफिस देखा नहीं है राजकुमारी। निराली ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जी हम आपका ऑफिस जरूर देखना चाहेंगे। इतना कहकर वह खामोश हो गई। गाड़ी में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा ऑकवर्ड नहीं था। दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी थी और दोनों एक दूसरे के साथ होने की खुशी महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में वे सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मेन बिल्डिंग के सामने आकर रुके। दोनों ने एक साथ बिल्डिंग में प्रवेश किया। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे, फिर भी एम्प्लॉइज ने उन्हें पहचान लिया। अब ये चर्चा का विषय बन गया कि यह लड़की कौन है जो उनके बॉस के साथ आई है। कुछ सोच रहे थे कि वह कोई बिजनेस पार्टनर होगी, तो कुछ मान रहे थे कि शायद वह कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट हो। मगर जब दोनों को प्राइवेट लिफ्ट में जाते देखा गया, जो केवल निर्वाण और कंपनी के कुछ खास लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे, तब कयासों का बाजार और गर्मा गया। अब हर कोई मानने लगा था कि यह लड़की निर्वाण के लिए कुछ खास है, क्योंकि किसी और को उस लिफ्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों निर्वाण के केबिन में पहुंचे, तो निराली ने महसूस किया कि केबिन न केवल बड़ा और लग्जरियस था, बल्कि बेहद नीट और क्लीन भी था। पूरे कमरे में लवेंडर की हल्की खुशबू फैली हुई थी, जो माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। टेबल पर 2 कॉफी मग रखे हुए थे और वास में ताजे फूल, जो निराली के पसंदीदा थे, सजे हुए थे। ये देखकर निराली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। निर्वाण ने हल्के से हिचकिचाते हुए पूछा, तो कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस राजकुमारी? हालांकि केबिन काफी बड़ा और शानदार था, लेकिन वह निराली के ऑफिस की तुलना में कहीं छोटा था। निराली के ऑफिस का डिजाइन और वैभव ऐसा था कि ये ऑफिस उसका केवल 30% भी नहीं हो सकता था। आखिर निराली फ्यूचर जे की हेड थी और उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। निर्वाण को थोड़ा नर्वस महसूस हुआ कि शायद निराली को उसका ऑफिस पसंद ना आए, लेकिन निराली मुस्कुराते हुए बोली, काफी अच्छा है, नीट, क्लीन, लेकिन थोड़ा रोमांटिक भी है, ऐसा क्यों? निराली की इस आखिरी बात पर निर्वाण थोड़े असहज हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। असल में उसने यहाँ आते वक्त अपने असिस्टेंट को मैसेज कर कहा था कि वह केबिन को अच्छे से साफ करवा दे और ऐसा तैयार करवा दे कि निराली को पसंद आए। लेकिन वह ये बात कैसे बताता? दरअसल उसने अपने असिस्टेंट को लिफ्ट में ही एक छोटा सा मैसेज भेजा था, केबिन नीट और टाइट रखो और लवेंडर की हल्की खुशबू फैलाने के लिए कहो। फ्लावर्स भी रखवा देना, वो पसंद करती है। उसका असिस्टेंट जल्दी से जवाब भेजते हुए बोला, सारा काम हो गया है सर। आपकी लेडी बॉस को सब पसंद आएगा। ये सोचते हुए निर्वाण मुस्कुराया, लेकिन अभी भी कुछ झिझक थी कि यह सब कैसे बताऊं। निराली उसकी असहजता को भांप चुकी थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे निर्वाण की यह बात बहुत प्यारी लग रही थी कि वह छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, और इसी वजह से वह उसके प्रति और भी आकर्षित हो रही थी। निर्वाण ने अपनी झिझक को थोड़ा काबू में करते हुए निराली को सोफे पर बैठने का इशारा किया। आराम से बैठो राजकुमारी, कॉफी मंगवाऊं या कुछ और? उसने पूछा। निराली ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ यह पल बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर निर्वाण के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वह अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने ऑफिस के इंटीरियर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ सब तुम्हारे लिए ही है। निराली ने उसकी बात सुनते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। ऑफिस में आधुनिक आर्टवर्क था, दीवारों पर हल्के रंगों की पेंटिंग्स सजी थीं। एक कोने में एक छोटी सी बुकशेल्फ थी, जहां बिजनेस और लीडरशिप से जुड़ी किताबें रखी थीं।
उसके केबिन में एक बड़ी खिड़की थी जिससे शहर का सुंदर नजारा दिखता था। कमरे में रखी हर चीज से यह साफ पता चलता था कि निर्वाण न केवल एक व्यवस्थित इंसान था, बल्कि उसे एस्थेटिक्स की भी अच्छी समझ थी। वहीं दूसरी ओर कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज अभी भी आपस में चर्चा कर रहे थे, ये लड़की कौन हो सकती है? क्या वह बॉस की गर्लफ्रेंड है? नहीं, शायद कोई बड़ी बिजनेस पर्सन होगी, एक और एम्प्लॉय ने कहा। लेकिन जब उन्होंने दोनों को प्राइवेट लिफ्ट से जाते देखा था तो उन्हें लगने लगा था कि मामला थोड़ा पर्सनल ही है। केबिन के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से शांत और सुकून भरा था। दोनों के बीच की यह खामोशी किसी भी तरह से असहज नहीं थी, बल्कि यह उन पलों की शांति थी जब शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे की उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। एक, क्या ऑफिस में पता चल जाएगा निराली और निर्वाण के रिश्ते के बारे में? दो, और क्या निराली की टीम और खास करके उसके भाई अयान को पता चल गया है निराली और निर्वाण के सीक्रेट के बारे में? 100 रोमांस। निराली इस वक्त निर्वाण के ऑफिस में मौजूद थी। ये ऑफिस बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे निराली को पसंद था, मिनिमलिस्टिक लेकिन क्लासिक। दीवारों पर हल्के सफेद और ग्रे रंगों का कॉम्बिनेशन था और हर कोने में स्टाइलिश फर्नीचर सलीके से रखा हुआ था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर का नजारा साफ दिखता था, जो ऑफिस को एक खुली और सुकून भरी फीलिंग देता था। पूरा माहौल निराली के टेस्ट के मुताबिक था, जैसे कि यह ऑफिस सिर्फ उसी के लिए डिजाइन किया गया हो। निराली आराम से एक वेलवेट के सोफे पर बैठी हुई थी, जो एक बड़े शीशे के कॉफी टेबल के पास रखा था। ऑफिस में हल्की खुशबू बिखरी हुई थी, जिससे पूरा माहौल शांत और रोमांटिक हो गया था। निर्वाण ने चाय या कॉफी के लिए पूछा, मगर निराली ने नकारते हुए मना कर दिया था। वह बस कुछ वक्त उसके साथ बिताना चाहती थी और निर्वाण के लिए यही काफी था। निर्वाण उसके करीब आकर उसी सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही गहराई जिसे देखकर निराली अक्सर खो जाती थी। उसकी नजरें निराली के चेहरे पर ठहर गईं, जैसे वो उसे हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। उसकी गहरी, रहस्यमयी हरी आंखें, घने बाल और बिना किसी खास मेकअप के खूबसूरत चेहरा निर्वाण के दिल को और भी तेजी से धड़काने लगा। निराली ने उसकी आंखों में वो इमोशंस देखे जिसे वह अक्सर छिपाने की कोशिश करता था। उसके प्यार और आदर को महसूस करते हुए निराली ने धीरे से अपनी पलकों को उठाया और उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें जैसे ही मिली, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी ने जगह ले ली। ये खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी थी, जैसे दोनों को एक दूसरे की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। तभी निर्वाण ने धीरे से अपना हाथ निराली की तरफ बढ़ाया और हल्की आवाज में पूछा, मैं आई? निराली कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। वह नहीं समझ पा रही थी कि निर्वाण उसका हाथ किस लिए मांग रहा था, लेकिन बिना ज्यादा सवाल किए उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। निर्वाण के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने निराली का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में थाम लिया और दूसरे हाथ से उसकी उंगलियों को सॉफ्टली रब करने लगा। उसकी कोमल उंगलियों की छुअन से निराली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। निर्वाण ने धीरे से उसके हाथ को अपने होठों से छुआ और उसके मुलायम हाथों को प्यार से चूम लिया। इसके बाद उसने अचानक ही निराली को अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह निर्वाण के ऊपर गिर गई। उनके बीच का फासला जैसे पलक झपकते ही खत्म हो गया। उसके बाल निर्वाण के चेहरे पर बिखर गए और वह हल्की हंसी के साथ उन्हें अपने चेहरे से हटाने लगा। निर्वाण का एक हाथ अब भी निराली की कमर पर था, उसे संभालते हुए, जबकि दूसरा हाथ धीरे से उसके गाल पर रखा था। उसने बेहद नरमी से अपने होठों को उसके माथे पर रखा और एक प्यारा सा किस कर दिया। ये स्पर्श इतना कोमल और इतना प्यार भरा था कि निराली की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। तभी निर्वाण की गहरी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट, उसने धीरे से कहा। निराली, जो अब निर्वाण के सीने से सटी हुई थी, ने हल्के से अपना सिर उठाते हुए पूछा, और वो किस लिए? उसकी आवाज में एक सुकून भरी मिठास थी। निर्वाण ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, हर चीज के लिए। मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपना प्यार और साथी बनने के लिए। उसकी आवाज में कृतज्ञता और प्रेम छलक रहा था। निराली ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक प्यारी सी किस दी और धीरे से कहा, मी टू। उसके इस इमोशनल रिस्पॉन्स पर निर्वाण एक पल के लिए ठहर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि निराली ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि वह भी उसके जीवन में आने के लिए खुद को भाग्यशाली मानती है। उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी। निर्वाण ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए अपना सिर निराली के सिर से टिका दिया। आई लव यू, उसने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा।
इस बात पर निराली और भी कसकर उसे पकड़ने लगी, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी पलकों को धीरे से खोला और निर्वाण को देखा। कुछ ही पलों के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैली और उसने जवाब दिया, आई लव यू टू निर। उसके इन शब्दों ने निर्वाण के दिल को और भी खुशी से भर दिया। बिना एक और पल गंवाए उसने अपने होंठ निराली के होठों से मिला दिए। दोनों के बीच का प्यार और गहराई उस किस में समा गई थी, और समय जैसे वहीं ठहर सा गया था। निराली के होठों को बेहद प्यार से और सॉफ्टली किस करने लगा। पहले तो उसके अचानक किस करने से निराली फ्रिज हो गई, लेकिन फिर वो भी निर्वाण के फील करने में खो गई और उसे पता भी नहीं चला और वो निर्वाण को किस बैक करने लग गई। उसका साथ पाकर निर्वाण, जो पहले सॉफ्टली किस कर था, वो और भी ज्यादा पैशनेटली निराली को किस करने लगा। इस वक्त उसके हाथ निराली कमर पर घूम रहे थे, वहीं निराली का हाथ निर्वाण के बालों में उलझा हुआ था और दूसरा निर्वाण के शोल्डर्स पर घूम रहा था। केबिन पहले ऑटोमेटिक लॉक था और साउंड प्रूफ भी, इसलिए उन्हें दुनिया की या किसी कोई फ्रीक नहीं थी। अभी उनके लिए कोई था तो सिर्फ उनका प्यार। ऐसे ही 30 मिनट किस करने के बाद उनकी सांसें भारी होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के होठों को रिहा कर देते हैं, पर दूर नहीं होते। निराली निर्वाण पर अपनी पकड़ और कस देती है और जोर जोर से सांसें भरने लगती है। वहीं निर्वाण भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए निराली पीठ पर सहलाने लगता है ताकि वो शांत हो जाए। जब वो देखता है कि निराली शांत हो गई, तभी निराली भी उसकी तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों की नजरों में इंटेंस फीलिंग दिखाई देती है। इस बार निराली आगे बढ़ती है और निर्वाण का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों को फिर से किस करने लगती है। उसके इस एक्शन से निर्वाण और ज्यादा खुश हो जाता है। वो भी निराली के मुलायम होठों को अपने होठों महसूस करने लगता है। धीरे धीरे वो भी किस में एग्रेसिवली शामिल हो जाता है। अब निर्वाण के हाथ निराली की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके टच से निराली सहर रही थी। वहीं निर्वाण भी अपने होश खोकर निराली वाइल्डी किस करने लगता है। निराली भी उसकी किस में मदहोश होकर उसका साथ देती है। निराली के हाथ भी निर्वाण की बॉडी पर इधर उधर मूव हो रहे थे। उसके बालों में से होकर पता नहीं कब वो उसके सीने पर आ गए और उसकी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोल दिए और अब उसके हाथ निर्वाण की खुले सीने पर घूम रहे थे। उसके इस तरह के टच को महसूस कर निर्वाण की सांसें और तेज हो गई। निर्वाण ने अपनी जीभ को निराली के होठों पर लीक किया। उसके इस टच से निराली की हल्की सी सिसकी निकल गई और इसी टाइम में निर्वाण ने अपनी टंग निराली के मुंह में इंटर कर ली और उसके मुंह के कोने कोने को टेस्ट करने लगा। अब एक नॉर्मल किस फ्रेंच किस में बदल चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे जैसे कभी अलग नहीं होंगे। उसकी सांसों को उखड़ता महसूस कर वो उसके होठों को रिहा कर देता है, लेकिन जैसे ही निराली की सांसें नॉर्मल होती है वो फिर से उन्हें अपने होठों में भर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वही इस बार निराली अपनी जीभ बाहर निकालती है तो निर्वाण समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है, तो वो अपना मुंह खुद से खोल देता है। तो निराली भी अपनी टंग निर्वाण के मुंह में इंटर कर बिल्कुल उसी की तरह उसे पैशनेटली फ्रेंच किस करने लगती है। दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन दोनों का ही बिल्कुल मन नहीं था एक दूसरे को छोड़ने का, एक दूसरे से दूर होने का। इस बार ये किस कुछ ज्यादा ही लंबे वक्त तक चलती है, जिससे दोनों की ही सांसें उखड़ने लगती है। दोनों धीरे से एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। फिर नॉर्मल होने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या निराली और निर्वाण का रिश्ता इसी तरह हमेशा बना रहेगा? 2. क्या तंश के वजह से इन पर कोई असर पड़ेगा? 3. सारिका का आगे प्लान क्या होगा? प्लीज सपोर्ट मी मोर। कल मेरा आखिरी एग्जाम था, अब मैं एक से ज्यादा एपिसोड रोज देने की कोशिश करूंगी, जबकि इस वीक मुझे हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करने हैं। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।